जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। प्रणम्यूण जिणं वीरम् अनंत वर्णाण दंसण सहावम् वोच्छामिणीयं सारम् केवली सुध केवली भणिदम्। यह नियम सार परमागम है। इसमें अजीव अधिकार नाम का द्वितीय अधिकार, उसकी 21, 22, 23, 24वीं गाथा ये चलनी है। सुबह इस पर चर्चा हुई थी, पर थोड़ा सा तो टच लेना पड़ेगा, वरना शाम के श्रोताओं जिन्होंने सुबह की नहीं सुन पाए और आज कुछ संयोगवश रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाई, इसलिए आपको नहीं पहुंचा सके हम लोग, तो इसकी थोड़ी चर्चा कर लें ताकि कुछ तो लिंक मिले। मूल विषय आज का कुछ और है, जो सुबह हमने बताया भी था कि यह विषय शाम को लेंगे, तो चलाऊंगा तो वही, पर एक थोड़ी देर के लिए इसकी संक्षेप में चर्चा लेते हैं। गाथाएं लें पहले। ऐ थूल थूल थूलम थूल सुहमम च सुहम थूलम च सुहमम ऐ सुहमम इति धरादियम होदिछाभ्येयम भूपवदमादिया भणिदा ऐ थूल थूल मिदि खंधा थूला इदि विण्णेया सप्पी जल तिल मादिया छाया तव मादिया थूले दर खंद मिदि वियाणा ही सुहम थूले दि भणिया खंधा चौरख विषयाय सुमाहवंती खंधा पाओगा कम वगणस्य पुणो तव्विवरीया खंधा ऐ सुहमा इदि परुवेन्ति। इसमें उद्गल द्रव्य के बारे में कुछ जानकारियां दी गई हैं। पिछली गाथा में उद्गल द्रव्य के 2 रूप बताए थे, अणु और स्कंध, ठीक है ना। उसमें स्कंद को 6 प्रकार का कहा था। उन 6 प्रकारों की चर्चा इनमें है। ऐ थूल अत्यंत स्थूल, पहला हो गया भेद। थूल स्थूल, ये स्थूल या स्थूल ये दूसरा भेद हो गया। थूल सुहमम, स्थूल और सूक्ष्म, ये तीसरा भेद हो गया, माना दोनों क्वालिटियां एक साथ। और चौथा भेद है सुहम थूलम च, सूक्ष्म और स्थूल। 5वां है सुहमम सूक्ष्म, 6वां है ऐ सुहमम अति सूक्ष्म। इस प्रकार ये 6 प्रकार के पुद्गल स्कंद होते हैं। और ये धरादियम छभ्येयम, धरा आदिक पृथ्वी आदिक के भेद से ये 6 प्रकार के हैं। उसी का स्पष्टीकरण अगली गाथा में करते हैं। भूपवदमादिया, भू पृथ्वी ये अति स्थूल है, पर्वत आदि ये स्थूल है, ठीक है ना। भणिदा माने कहे गए हैं। ऐ थूल थूल मिदि कंधा, 2 प्रकार के हो गए। पृथ्वी हो गई अति स्थूल और पर्वत हो गए स्थूल। दोनों सोच समझ के बोल रहा हूं मैं। थूला इदि विण्णेया सप्पी जल तिल मादिया। और स्थूल किनको जानना चाहिए, ठीक है ना। सप्पी जल तेल मादिया, सर्पी माने घी, जल और तेल इत्यादि को, ये जो है यहां पर यद्यपि कहे गए हैं थूला, पर ये जो तीसरा वर्ग है, ठीक है ना, थूल सुहमम, ये वो उनमें आएगा। अब चर्चा चलने दो प्लीज। छाया तव माधिया, छाया और आतप इत्यादि थूलेदर खे खंड मिधि बियाणा ही स्थूल सूक्ष्म नाम के स्कंद के रूप में जानना चाहिए। सुहम थूलेदि बढ़िया और सूक्ष्म स्थूल स्कंद कौन से हैं? चौरख विषया,
चार इंद्रिय चक्षु को छोड़कर बाकी चार इंद्रिय के जो विषय हैं वो कौन से हैं? सूक्ष्म स्थूल स्कंध है। सोमा हवंती खंधा, सूक्ष्म स्कंध वो होते हैं जो पावोगा प्रयोग के लायक हैं। किससे? कर्म वगणस्य पुणो, कर्म वार्गणा के प्रयोग के लायक है, माना कर्म प्रायोग्य जो स्कंध है उनको सूक्ष्म स्कंध कहते हैं। और पुणो माने और, तब विवरिया उससे विपरीत खंधा स्कंध जो है वो आई सुहमा यदि परुवेंती, उन्हें अति सूक्ष्म स्कंध कहा जाता है। देखो इन सब में सुबह चूंकि लिख के बताते हैं जब, तो वो चीज एक अलग होती है। हर चीज सुबह सामने क्लियर करके बताई थी। जो अति स्थूल है वह पृथ्वी ही है। स्थूल जो स्कंद है, ठीक है ना, वो इसमें आगे भी क्लियर किया है टीका में आचार्य देव ने, वो पढ़ लें और ज्यादा भ्रम निकल जाएगा कि अति स्थूल स्थूल ही ते खलु पुद्गला सुमेरु कुंभिनी प्रभृत्या। जो सुमेरु और कुंभिनी पर्वत और सुमेरु पृथ्वी और सुमेरु पर्वत आदि जो हैं इनको ये अति स्थूल स्थूल कह रहे हैं। घृत, तेल, तक्र, क्षीर, जल प्रभृति। घृत माने घी, तेल माने तेल, तक्र माने मट्ठा, क्षीर माने पानी दूध और जल माने जल इत्यादि समस्त द्रव्याणी स्थूल पुद्गला, ये स्थूल पुद्गल है। छाया, आतप, तमह प्रभृत्या, छाया, धूप और अंधकार आदि सूक्ष्म पुद्गल स्कंध है। स्पर्शन, रसन, घ्राण, श्रोत्रेंद्रिय विषया, श्रोतेंद्रियाणाम विषया सूक्ष्म स्थूल पुद्गल। स्पर्श रसगंध, स्पर्श शब्द स्पर्श रसगंधा कहते हैं। स्पर्शन, रसना, घ्राण और श्रोत्र, इन चार इंद्रियों के जो विषय हैं वो सूक्ष्म स्थूल पुद्गल स्कंध हैं, जिनको हम शब्द स्पर्श रस और गंध के रूप में जान सकते हैं। असल में इसमें गड़बड़ी ये हो रही है कि स्पर्शन, रसन, घ्राण, श्रोत्र क्रम तो ये है और विषय के रूप में उन्होंने शब्द सबसे पहले ले लिया जो श्रोत्र का। यहां से थोड़ा भ्रम हुआ पढ़ने में। शुभाशुभ परिणाम द्वारेण आगच्छन्ताम शुभाशुभ कर्मणाम योग्या सूक्ष्म पुद्गला। जो शुभ अशुभ परिणाम के द्वारा आगच्छन्ताम आने वाले, बंधने वाले शुभाशुभ कर्मों के योग्य जो सूक्ष्म पुद्गल हैं वो सूक्ष्म कहे गए जाएंगे। और एतेषाम विपरीता, इनसे विपरीत जो हैं वो सूक्ष्म सूक्ष्म पुद्गला कर्मणाम अप्रायोग्या, जो कर्म के रूप में भी नहीं बन सकते हैं, इतने सूक्ष्म हैं, उनको जान इत्यर्थ ऐसा जानना चाहिए। अयम विभाव पुद्गल क्रम, यह विभाव पुद्गल का क्रम है। देखो क्या है, असल में मैंने अभी के लिए विषय बिल्कुल अलग तय किया हुआ, वो बताना था। अब ये सुबह की रिकॉर्डिंग की जो गड़बड़ी हुई उसके कारण ना अब सुबह का रह पाया ना अभी का रह पाया, पूरा डिस्टर्ब हो गया आपका। और दूसरी चर्चा नहीं करके मुझे जो चर्चा करनी वही करूंगा, चाहे ये चर्चा हम दोबारा कर देंगे, लेकिन अभी इस चर्चा में मैं नहीं उलझना चाहता। अभी का विषय बहुत गंभीर है और मैं वही लेना चाहता हूं। वह था शुभाशुभ परिणाम द्वारेण आगच्छताम, शुभ और अशुभ परिणामों के द्वारा आगच्छताम माने आने वाले, शुभाशुभ कर्मणाम योग्या, शुभ और अशुभ कर्म के योग्य जो कर्मण वर्गणा रूप स्कंध है उन्हें सूक्ष्म पुद्गल स्कंध कहा गया है। ये बात जो है बस मुझे इस पे बोलना है अभी, ठीक है। तो इसके लिए मूल नाम क्या दिया? कर्म प्रायोग्य पुद्गल स्कंधा। मूल नाम क्या है? कर्म प्रायोग्य, जो कर्म के योग्य हैं, जिनसे कर्म का प्रयोग किया जा सकता है, मतलब भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म, ऐसा प्रयोग जिसमें किया जा सकता है वो क्या है? वो है सूक्ष्म पुद्गल। ठीक है ना, इतनी बात तो क्लियर है, सुबह आई थी, सचिन आपने सुनी थी। अब देखिए कि ये है क्या, इनका फंक्शन कैसे होता है। कर्णान योग इसका कोई उत्तर नहीं देता। कर्णान योग
इसके बारे में जानकारियां देता है कि कौन सा कर्म कब बनता है, कैसे बनता है, कितने कब वो सारा डिटेल बताएगा गुण स्थान क्रम से और पता नहीं क्या क्या। लेकिन वह, प्लीज ये माइक बंद रखो सचिन, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है अच्छी तरह से कि ये जो कर्म कर्मण वर्गणाएं या कर्म पुद्गल है, ये है क्या, कैसे काम करते हैं, क्यों काम करते हैं, इनकी विशेषता क्या है। मुझे सारा का सारा केंद्रित इस पर रखना था। अभी मेरा सारा चिंतन इस पर चल रहा दिन भर से, और वो रिकॉर्डिंग के चक्कर में सारा कुछ डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि आप लोग सुन नहीं पाए तो सुबह का पता नहीं तो अभी की चर्चा क्या करूं, और मेरे से रिपीट करते बनता नहीं। ठीक है ना, मैं तो अपना जो चिंतन चलता है वो बोलता हूं। अभी ये सुनिए ध्यान से, इसमें आपको समझ में आएगा। दो मिनट। अब चला रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। कर्म पुद्गल हैं क्या, और उनमें इतनी समझ कहां से आई कि वो आपके परिणामों को रीड करें, पढ़ें, और उसके अनुसार स्थिति, अनुभाग, प्रकृति, प्रदेश में कन्वर्ट होके बदले। कोई ज्ञानावरणी का अलग से कार्माण पुद्गल नहीं, स्कंद नहीं होता, कार्माण पूर्णा नहीं होती, कोई दर्शनावरणी की अलग से नहीं होती। कार्माण कर्म के योग्य जो पुद्गल हैं, कर्म प्रायोग्य शब्द है वो, इसीलिए कर्म प्रायोग्य पुद्गल स्कंद एक ही जाति के होते हैं और उनका नाम है सूक्ष्म पुद्गल। ठीक है ना। अब मुद्दा ये है कि ये वास्तव में कर्म प्रायोग्य बनते कैसे, इनकी कैटेगरी क्या है, समझ गया ना। तो इसके लिए मैंने एक नाम दिया है, वो आज का प्रचलित नाम है, वो है स्मार्ट पुद्गल। ये आजकल आप बात करें तो स्मार्ट मैटर, साइंटिस्ट इसे स्मार्ट मैटर कहते हैं, आप उसे समझदार पुद्गल कह सकते हैं। ठीक है ना। तो पहला मुद्दा यह है कि पुद्गल में समझ होती है क्या। पुद्गल तो समझदार तत्व तो ही नहीं है। ठीक है ना। तो जब पुद्गल समझदार तत्व तो नहीं है, उसमें समझ नहीं होती, तो फिर समझदार पुद्गल ये भेद या स्मार्ट पुद्गल ये भेद, ये नाम आपने कहां से दिया। तो मेरा उल्टा प्रश्न है कि यदि पुद्गल में समझ नहीं होती है, स्मार्टनेस नहीं होती है, तो परिणाम आपके और उसके अनुसार प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग सबको व्यवस्थित वो करता है, आप नहीं करते। जीव तो अपने परिणाम करता है अकेले। ठीक है ना। वो अपने आप व्यवस्थित करता है, वो करता कैसे, यदि उसमें समझ नहीं है तो। ज्ञान और स्मार्टनेस ये दो भिन्न भिन्न चीजें। आज मुझे असल में ये विषय बताना था। ये बहुत गंभीर विषय है, बहुत सूक्ष्म विषय है, और यदि हम उसके चक्कर में पड़ जाएंगे, 6 वेदों के चक्कर में, तो सारा टाइम बर्बाद हो जाएगा और ये विषय रह जाएगा। समझिए ना। आज हमारे लोग इस बारे में चर्चा करने को तैयार नहीं। हमारे लिए इतनी ही समझ है कि पुद्गल माने जड़, पुद्गल माने जड़, उसमें कुछ नहीं आता। लेकिन जो सूक्ष्म पुद्गल हैं वो वास्तव में स्मार्ट पुद्गल है। समझिए।
उसके बाद भी एक और भेद है स्कंद का, अति सूक्ष्म, जो परमाणु नहीं है तो स्कंद, लेकिन अति सूक्ष्म। बात समझ में आ रही? तो अभी हमारा विषय है सिर्फ स्मार्ट पुद्गल या सूक्ष्म पुद्गल, जिसे कर्म प्रायोगिक पुद्गल स्कंद भी कहा गया। एक बात बताइए, यदि उन स्कंधों में इतनी सामर्थ्य नहीं हो तो कैसे ये परस्पर निमित्त नैमित्तिकपना घटित हो? इसको प्रकारांतर से हम कहें कि जैसे कोई व्यक्ति आपको गाली देता है, अपशब्द बोलता है या आपकी प्रशंसा करता है, तो वो शब्द क्या है? पुद्गली तो है कि नहीं? उनसे आपके परिणामों पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव कैसे पड़ता है? भाई, आप चेतन हो और वो जड़। जब जड़ कुछ करता ही नहीं है, उनका कोई मीनिंग नहीं होता है, उनमें ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है तो ठीक है, लेकिन कुछ स्मार्ट कुछ भी नहीं है, तो उसका आप पर असर कैसे पड़ता है? जबकि वो स्थूल सूक्ष्म की कैटेगरी में है। शब्द जो है वो सूक्ष्म नहीं, वो कौन सा है? स्थूल सूक्ष्म की कैटेगरी में। स्थूल सूक्ष्म से स्मार्टनेस शुरू होती है। समझ रहे? वहां से स्मार्टनेस शुरू होती, वहां से वो स्थूल सूक्ष्म जीव के परिणामों पर प्रभाव करती है, और जो सूक्ष्म पुद्गल है वो जीव के परिणामों को रीड करके स्वयं को परिणमित करते हैं। ये विषय मैंने तो किसी से आज तक चर्चा में सुना नहीं। ये तो यहां आया, सामान्य वर्णन किया गया है, लेकिन ये पर्टिकुलर विषय का वर्णन नहीं मिलता। इसको जरा बहुत सावधानी से समझना होगा, जिसे मैंने स्मार्ट पुद्गल नाम दिया। यदि इसमें स्मार्टनेस नहीं हो तो आज कई बार मैं इस बात को कह चुका हूं कि आज की जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, मोबाइल टेक्नोलॉजी है, बेसिक तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, इसमें जिसे आप क्या कहते हैं, वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का शब्द है एक, कैसा मैटर, तो वो जो मैटर है जिससे ये चिप बनाते हो आप, छोटे छोटे हार्ड डिस्क बनाते हो, मदरबोर्ड बनाते हो, वो साइज, उतनी साइज घटाते जाते हो। पहले सिम कार्ड इतने बड़े बड़े बनते थे, होते 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 माइक्रो हो गए, और उनमें पावर पहले से कई गुना बढ़ गई। बढ़ी कि नहीं? वो कहां से बढ़ी? साइज बढ़ी नहीं। हमें यदि नोट की गड्डी भी रखना है, ज्यादा नोट चाहिए, तो उसकी गड्डी मोटी होगी कि नहीं होगी? लेकिन इसकी मोटाई नहीं बढ़ती, इसकी लंबाई चौड़ाई नहीं बढ़ती। समझ रहे हैं ना? ये बड़ा भारी अंतर है। तो ये स्मार्टनेस है या नहीं? आप जो कुछ भी करते हो फोन के साथ, फोन उसके बाद आपको बहुत कुछ करके देता, उसे आप कहते हो? नहीं कहते। वो फोटो की वीडियो बना के दे देता है। समझ गए? अलग अलग ढंग से कर, आपके जो एक तरह की फोटो है एक व्यक्ति की, वो अपने आप छांट के एक साइड कर देता है। किसने समझाया उसे? किसने सिखाया? बताइए। और फिर ये पुद्गल है या नहीं है, ये बताओ। है। या तो इसे जीव मानो, तो मान नहीं सकते क्योंकि है ही नहीं। तो जो प्योर पुद्गल है वो समझदारी के काम करता कैसे? पत्थर नहीं करता, मैं मानता हूं,
समझ गया? वो स्थूल में जाता है। लेकिन ये करता है कि नहीं करता है? तो पुद्गल को जो स्कंद को जो सूक्ष्म कहा, वो सूक्ष्म हमारा इंद्रिय गोचर नहीं है अकेले इस आधार पे नहीं। उसकी पावर बढ़ती जाती है, आकार घटता जाता है। क्या कहा? फिर से सुनो। पावर बढ़ती जाती, आकार घटता जाता। उसको कहा गया है पुद्गल की सूक्ष्मता, उत्तरोत्तर बढ़ती हुई सूक्ष्मता। अति स्थूल से सूक्ष्म की ओर जब बढ़ते हैं तो ऐसा क्रम आता है, ठीक है ना? जब पुद्गल सूक्ष्म रूप में होता है तो उस समय उसकी भौतिक आकार घट जाता है। इतना घट जाता है कि पांचों इंद्रियों में से कोई भी इंद्रिय उसको पकड़ नहीं सकती, वो अतीन्द्रिय हो जाता है। लेकिन तब भी पुद्गल ही रहता है। लेकिन उस स्थिति में उसकी स्मार्टनेस कई गुना बढ़ जाती है। अभी जितनी आपके पुद्गल की स्मार्टनेस साइंटिस्ट खोज पाए हैं, वो वहां तक खोज पाए हैं कि जो पांचों इंद्रियों के द्वारा पकड़ी जा सकती है। नहीं तो किसी फैक्ट्री में आप ये फोन नहीं बना सकते थे। कारमान वरगणाएं किसी फैक्ट्री में नहीं बनती। पॉइंट समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये स्थूल पुद्गल है, ये सूक्ष्म नहीं है। लेकिन इनमें भी जब इतनी स्मार्टनेस है तो जो वास्तव में सूक्ष्म पुद्गल होंगे स्कंद, उनकी स्मार्टनेस क्या होगी? ये बात समझ में आ रही कुछ? असल में आप बाकी श्रोताओं को जो डिस्टरबेंस हो रहा है वो इसलिए हो रहा कि सुबह का सुनने नहीं मिला और मैं सुबह का सुना नहीं रहा हूं, तो आप तारतम्य नहीं बिठा पा रहे। पर अभी बिठाना ऐसे ही पड़ेगा, मैं विषय सुबह का नहीं लूंगा, समझिए? सिर्फ इसी पे फोकस करो, आप उस पर मत सोचो ही मत कि वो क्या क्या था, वो सिर्फ जानकारियां थी, ठीक है ना? ये विषय सबसे इंपॉर्टेंट था। आप सोचिए कि जो साइंटिस्ट आज जितनी रिसर्च कर रहे हैं उसमें पुद्गल की स्मार्टनेस तलाश रहे, ठीक है ना? और उस स्मार्टनेस को, स्मार्ट मैटर को तलाश के, चुन के, वो आम पत्थर से मोबाइल नहीं बनता। इसकी धातुएं और इसके जो प्लास्टिक के मैटर हैं वो बिल्कुल अलग कैटेगरी के। मतलब इसी धरती पर पाए जाने वाले अनेक प्रकार के पुद्गल स्कंधों में से कुछ विशिष्ट पुद्गल स्कंधों को आपने अलग चुना, जिनकी बाह्य आकार की क्षमता तो आकार उतना नहीं है, लेकिन जिनमें आंतरिक इंटेलिजेंस ज्यादा है, ठीक है? और यही क्रम जब बाहर का आकार पांचों इंद्रियों के अगोचर हो जाता है, शब्द ध्यान दीजिए, बाहरी आकार पांचों इंद्रियों के अगोचर हो जाता है, किसी इंद्रिय से पकड़ में नहीं आता। उस स्थिति में और स्मार्टनेस उसकी चरम पे होती, तो उसको कहते हैं कर्म प्रायोग्य पुद्गल स्कंध। ये स्मार्ट पुद्गल से काफी ऊपर है। ये स्मार्ट पुद्गल से जो फोन, कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, जो कुछ भी बन रहे हैं, ये सीडी, पेन ड्राइव, पता नहीं क्या क्या जो कुछ भी बन रहे हैं, ये सभी स्मार्ट पुद्गल सूक्ष्म की श्रेणी से नीचे है। क्यों? क्योंकि ये पांचों इंद्रियों से ग्रहण किए जा सकते हैं। आज की साइंस के लिए मैं इन गाथाओं को लेके एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट देने वाला हूं,
शॉर्टली इस पर एक बड़ा आर्टिकल लिखूंगा और नेशनल या इंटरनेशनल साइंस कांग्रेस में पेश करूंगा। कहूंगा कि इस पर आप काम करके बताओ, आपके पास दम है तो इसको सिद्ध करके बताओ या काट के बताओ। स्थूल से सूक्ष्म पुद्गल क्या? अति स्थूल, स्थूल, स्थूल सूक्ष्म, ये स्थूल सूक्ष्म की कैटेगरी में स्मार्ट पुद्गल। समझ गया? बल्कि सूक्ष्म स्थूल की कैटेगरी में भी जा सकता है, लेकिन जो सूक्ष्म है वह पांचों इंद्रियों के अगोचर है। मैंने दोनों में क्यों कहा? आपने कह तो दिया कि सूक्ष्म स्थूल, मैंने दोनों में क्यों कहा? क्योंकि सूक्ष्म स्थूल में मात्र 4 इंद्रियों के विषय आते, और जो आपका स्मार्ट पुद्गल है आप आंख से देखते हैं, उसको चुनते हैं और तब आप उसको निविष्ट करते, तब वो चिप बनाते। यदि आंख से दिखाई नहीं दे तो नहीं, और जो आंख से दिखाई देता है वो स्थूल सूक्ष्म है, सूक्ष्म स्थूल नहीं। अब ये क्या है, एक बात को कई तरह से हम समझ नहीं पाते, डिस्टर्ब कर लेते, उसे एकाग्रता से सुनो और समझो तो समझ में आए क्या बात है। ठीक है ना? इसीलिए सुबह की चर्चा एक बार जरूरी थी, लेकिन मुझे जो बताना है अभी, मैं वो चर्चा सबको सुनाना चाहता हूं लाइव। ये चर्चा मैं सुबह की चर्चा में नहीं लेना चाहता, किसी कारणवश पहुंची नहीं या कोई और कारण रहा तो ध्यान दीजिए। जो पुद्गल स्कंधों के 6 भेद हैं, उनमें पहले 2 भेद छोड़ दें, अति स्थूल और स्थूल, ये 2 छोड़ दें, वहां से स्मार्टनेस शुरू होती। स्थूल सूक्ष्म, स्मार्टनेस बढ़ती है सूक्ष्म स्थूल से, लेकिन यहां तक स्मार्ट है, सूक्ष्म में स्मार्ट नहीं। वो कर्म प्रायोग्य है, वो इतने ज्यादा इंटेलिजेंट है, इतने ज्यादा इंटेलिजेंट है कि परिणाम आपके और उसको प्रॉपरली रीड करते हुए वो अपने आप को पूरा कन्वर्ट करते हैं, लेकिन आपके परिणामों को प्रभावित करने लायक। जब उदय में आएंगे तो आपके परिणामों पर असर पड़ेगा, अकेले उनके उदय में आने से काम नहीं चलेगा। ये नहीं कि उनकी नजरा होगी, हो सकती है यदि आप अपने परिणाम संभाल पाओ तो वो अपनी ओर से कोशिश पूरी करेंगे। जैसे कोई व्यक्ति किसी को चिढ़ाता है, गाली देता है, चिढ़ाने वाले गाने सुनाता है, कुछ और कहता है जिससे वो चिढ़े, वो जब तक चिढ़ता है अपने परिणामों को नहीं संभाल पाता, तब तक वो शब्द उसके लिए चलाने का काम करते हैं। लेकिन यदि वो अपने आप परिणामों को संभाल ले, सुनाता रहे भैया तू गाना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही कर्म का उदय आए और जीव उससे प्रभावित न हो, बट ये स्थिति बहुत रेयर होती है। शपक श्रेणी के अलावा ये स्थिति कुछ ना कुछ काम करती है। पार्श्वनाथ को उपसर्ग हुआ था, वो कर्म के उदय से हुआ था कि अपने आप हुआ था? कर्म के उदय से हुआ था ना। जब तक शपक श्रेणी नहीं मारी थी तब तक वह कर्म का उदय आपको कुछ ना कुछ प्रभाव डाल रहा था या नहीं डाल रहा था? आप ये नहीं कह सकते वो बिल्कुल नहीं डालेगा। सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा कही तो गई है, लेकिन वह बिल्कुल अकाम निर्जरा हो ऐसा नहीं होता है, वह अधिकांश अकाम निर्जरा हो ऐसा होता है। आज के विषय सिर्फ सुन लीजिए, विचार करना। अगले संडे को इस बात को बहुत खुलासा करने वाला हूं। समझ गए? ये कर्म के माने जो पुद्गल हैं उसमें स्मार्टनेस की चर्चा और स्मार्टनेस की पराकाष्ठा, वो क्या है? वो है कर्म पुद्गल।
और स्मार्टनेस जब अपने आप में प्योर ऊर्जा के रूप में रह जाती है, उसमें कुछ भी भौतिकता का अंश न्यूनतर और ऊर्जा का अंश उच्चतर, तब उसे कहते हैं अति सूक्ष्म पुद्गल, जिसका वर्गीकरण, जिसका एग्जाम्पल कहीं नहीं दिया गया। इसमें 5 के ही एग्जाम्पल है, अति स्थूल के, स्थूल के, स्थूल सूक्ष्म के, सूक्ष्म स्थूल के और सूक्ष्म के 5 पुद्गल स्कंधों के एग्जाम्पल हैं, छठवें का एग्जाम्पल नहीं। समझ रहे? अब मैं असली विषय पे आ जाऊं। जितनी भूमिका बताना थी बता दी, असली विषय पे आ जाऊं। आपने पढ़ा था कि जड़ाणम परिणमति स्वयं अट्ठाणाठिया सव्वे, ज्ञान जब स्वयं परिणमित होता है प्योर, तो सारे पदार्थ ज्ञान में आके स्थित हो जाते हैं। ये चर्चा प्रवचन सार जी में पड़ी थी, उसका उत्तर यहां है। क्यों, कैसे? उसका उत्तर यहां है क्योंकि जो भी इंद्रियों और मन के योग से जितना आपका क्षयोपशम, जितना आपका इंटेलिजेंस, जितनी याददाश्त, जो कुछ भी है, ये स्मार्ट पुद्गल का परिणमन खेल है। ये तुम्हारी समझदारी नहीं, ये असल में ज्ञान का रूप नहीं। असली विषय मुझे ये लेना था, इसलिए मैं इतनी देर तक परेशान हो रहा था कि मैं मुद्दे की बात कह ही नहीं पा रहा हूं जो मुझे कहना थी। ये बात सुबह छोड़ी थी मैंने कि वो चीज बताऊंगा पैसा। आप तड़ याद करके सुना देते हैं, ये ब्रेन की मेमोरी काम कर रही है भाई साहब। ये रटना, याद करना, सुनाना, जैसे कंप्यूटर भी आप ऑपरेट करते हो कि नहीं करते हो, मोबाइल भी ऑपरेट करते हो कि नहीं करते हो, ऐसे जीव का उपयोग लगता है। लेकिन जो रटंत विद्या है, याददाश्त है, क्षयोपशमिक प्रवृत्तियां हैं, खरेखर इसमें श्रेय पुद्गल का है, इसमें फंक्शन पुद्गल का है। जीव तो इसमें सहयोगी निमित्त मात्र है। ये ज्ञान का सहज परिणमन नहीं है। जिस ज्ञान में अनंत लोकालोकों को जानने की सामर्थ्य हो, इतना विशाल ऊर्जा पुंज जो ज्ञान है, वो ज्ञान याद कर करके सुबह से शाम तक घोटा मार मार के याद करेगा, उसको ज्ञान कहोगे आप? और दिमाग का एक स्क्रू ढीला होते ही कहां रह जाता है वो ज्ञान? बचता है? बड़े बड़े विद्वानों को देखा, उम्र का प्रभाव आ जाए, चोट का आ जाए, कोई घटना हो जाए, सब विस्मरणशीलता होने लगती, कुछ का कुछ बोलने लगते हैं। अरे हमारे घरों में होता है, हमारे पिताजी थे, सब चीजें बड़े गजब के विद्वान थे, बहुत गजब के विद्वान थे, गुरुदेव श्री के सानिध्य में रहे सन 48 से। लेकिन जब लास्ट में बीमारी का कुछ ऐसा प्रभाव हुआ, तो भले ही चाहे एक आध दिन के लिए सही, लेकिन वो गंभीरता, वो तत्वज्ञान, वो प्रवृत्तियां नहीं रह गई थी। समझिए, इसका मतलब है कि आपका जो क्षयोपशमिक वैभव है, ज्ञान के क्षयोपशम का जिसे आप वैभव कहते हैं, ये असल खेल पौद्गलिक है, पुद्गल की स्मार्टनेस का है, स्मार्ट पुद्गलों का है। ये खेल आत्मा के ज्ञान का नहीं। क्यों? क्योंकि इनमें ज्ञान सहज परिणमन कर ही नहीं रहा है। जब ज्ञान सहज परिणमन करे, ज्ञान स्वयं परिणमति, तब उसे गे जानना नहीं पड़ते हैं,
अट्ठाणा सव्वे, सारे पदार्थ आकर के ज्ञान में स्थित हो जाते हैं। ज्ञान तो वो है, ये कोई ज्ञान है क्या? ये ज्ञान का प्रमाण है क्या? क्या बात बताना चाहता हूं, कुछ पकड़ में आ रही है? ये क्षयोपशमिक प्रवृत्ति जितनी है, मन आधारित प्रवृत्ति जितनी है, याददाश्त की प्रवृत्ति जितनी है, ये या तो स्थूल पुद्गल आधारित है और या सूक्ष्म पुद्गल आधारित है, ये चेतन आधारित नहीं। चेतन इसमें कमांडिंग सीट पे जरूर है, ऑपरेटर जरूर है, लेकिन जो फंक्शन हो रहा है, जो कंप्यूटर निकाल के दे रहा है, कंप्यूटर खराब हो जाए तो ऑपरेटर क्या कर लेगा? उसमें चेतन ऑपरेटर की तरह है। ये क्षयोपशमिक प्रवृत्तियां, बढ़िया बढ़िया कविता लिखना, बहुत अच्छे विचार आना, ये सारे खेल असल में जीव के नहीं है। ये खेल स्मार्ट पुद्गल के खेल है। और जो पुद्गल खरेखर सूक्ष्म भी नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म पुद्गल तो कर्म प्रायोग्य पुद्गल होते हैं। आज की चर्चा जिन्हें पच जाए सो पचा लेना, नहीं पचे तो वमन मत करना। क्यों? आप दूसरों को सुना समझा नहीं पाओगे। आप उल्टे सीधे इधर को उधर शब्द करके बोलोगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे, आपका भी और हमारा भी। जिसे समझ में नहीं आए वो मेरे से समझना। आप उनके लिए गुरु बनने की कोशिश मत करना। आपको समझ में आए तो समझो, मैं तैयार हूं। हमारी आप तक की जिम्मेवारी है, उनके लिए विषय समझने की कोशिश कीजिए। आचार्य ने ये भेद क्यों कहे? कर्म प्रायोगिक पुद्गल कैसे हो जाता है? शुभाशुभ भाव जीव के, और उसके अनुसार अपने आप को शुभाशुभ रूप में परिणमित करता है, प्रकृतियों के रूप में परिणमित करता है। खुद डिसाइड करता है कितनी प्रकृति हो, कौन सी प्रकृति हो, कौन सी स्थिति हो, कौन सा कितना अनुभाग हो और कितने प्रदेशों में बधे। ये निर्णय कौन करता है? केवल ही करते हैं? नहीं। बताओ। अन्य मतियों में तो भगवान ने तुम्हें जो सजा दी सो दी, तुम्हारे कर्मों का लेखा भगवान ने बांचा और तुम्हें नरक में भेज दिया, तुम्हें स्वर्ग में भेज दिया। वहां तो भगवान बैठा है, यहां तो भगवान हमारा ये खुद है। वो पुद्गल है, सूक्ष्म पुद्गल अपने आप को उस रूप में कन्वर्ट करता है, बदलता है, और ऐसा बदलता है कि उससे आप उदय काल में गारंटी से प्रभावित होते ही होते हैं। असल में छपक श्रेणी की अवस्था को छोड़कर कम या ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, अप्रभावित नहीं रहती। जब आप अपने आप को पूरी तरह संभाल लेते हैं तो चोट नहीं लगती है, यह सत्य है। लेकिन उस समय आपका उपयोग में वो मोड़ है कि नहीं है? नहीं आया समझ में? आगे खतरनाक मोड़ है, संभावित दुर्घटना क्षेत्र, एक्सीडेंट प्रोन एरिया। जब ये लिखा होता है, उसको समझने के बाद आप गाड़ी को इतना संभाल के चलाते हैं कि किसी को ना कोई धक्का लगता, ना खरोंच आती, ना कोई परेशानी, आराम से निकल जाते। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपको उस मोड़ के बारे में, उसके एक एक पॉइंट के बारे में पूरी सजगता रहती है या नहीं रहती है? पूरी जानकारी रहती है या नहीं रहती है? या आप आंख बंद करके चला जाते हो? जैसे खुले मैदान में आंख बंद करके भी गाड़ी चला सकते हो, ऐसे उस खतरनाक मोड़ पे चला सकते हो क्या? नहीं चला सकते। ऐसे ही ये कर्म के उदय की स्थितियां हैं। इनमें जीव को पता होता है
कि क्या घटित हो रहा है, उससे वह उसके अनुकूल अपने परिणामों में विकार नहीं करता। परिणामों को संभाल लेता है, ये मैं मानता हूं, लेकिन उससे वो अननोन रहता है, उसे पता ही नहीं हो, कोई मतलब नहीं है। ये बातें बेकार है। इसलिए मैंने कहा कि वह जो सविपाक निर्जरा ही होती है, अविपाक निर्जरा तो कही जाती है। कितना परिणाम को संभाला, नया बंध नहीं होने दिया उसके अनुसार, तो अविपाक है। लेकिन उसने आपके चित्त को क्षुब्ध नहीं किया हो, प्रभावित नहीं किया हो, ऐसी कोई अविपाक नहीं होती। समझ रहे कि नहीं? ये पुद्गल का खेल है, सूक्ष्म पुद्गल का। आपके परिणामों को रीड करके खुद को कन्वर्ट कर रहा है, अपने स्थिति अनुभाग खुद तय कर रहा है। ऑटोमेटिक उदय में आ रहा है। और उदय काल में बहुत विरले जीव हैं कि उसके अनुसार विपरीत परिणामों को नहीं करके अपने परिणामों को संभाल लेते हैं। ये तो अविपाकपना है कि नवीन बंध नहीं होता, लेकिन उसे पता नहीं होता ऐसा नहीं। जैसे मोड़ पर दुर्घटना का बोर्ड पढ़ लिया तो आप इतने संभाल के चलते हैं कि दुर्घटना नहीं होती, ये सही है। लेकिन ये तो चलाने वाले को पता है कि मोड़ कितना खतरनाक था। ये पता है कि नहीं है? या वो आंख बंद करके चला रहा है? हमने कर्म फिलॉसफी पर, कर्म प्रायोग पुद्गलों पर कभी ये चर्चा नहीं की। पूरा करणान योग इस बारे में कोई चर्चा नहीं करता। ये चर्चा आचार्य देव ने यहां दी। सचिन बाबू, जब इसका विस्तार आएगा ना, विपरीत परिहर्तम और भावना निमित्तम में जब इसका विस्तार आएगा, उस समय माथा घूमेगा कि क्या कह रहे हैं आचार्य देव, हमने तो ये सोचे ही नहीं था। हम तो ऐसे 6 प्रकार के पुद्गल स्कंद मान रहे थे। समझिए, जब इसकी असली गहराई आएगी वो बहुत अद्भुत होने वाली है। ये 4 गाथाएं कितने घंटे ले जाएंगी पता नहीं चलेगा। आज तो आपको सिर्फ ट्रेलर दे रहा हूं, निष्कर्ष भी नहीं दे रहा हूं। उन परिणामों को देखिए, कितने सूक्ष्म। आप सोचिए कि जो आहारक शरीर होता है, कौन सा? औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमाण, 5 प्रकार के शरीर पड़े कि नहीं पड़े? ये जो चर्चा चल रही है वो कारमाण के बारे में, ठीक है ना? जो आहारक शरीर है उसकी परिभाषा क्या है, स्वरूप क्या है? उस रिद्धिधारी मुनिराज के सिर से एक हाथ के चांदी के रंग जैसे पुतले के आकार का वो निकल, उनका शरीर का आकार कितनी बड़ा हो, लेकिन वो मात्र इतने आकार का निकलेगा और निकल के केवली के पादमूल तक जाएगा। अब ये बताओ, वो आत्मा के प्रदेश है या शरीर है? आत्मा के प्रदेश। जी नहीं, शरीर है वो पुद्गल है। वो शरीर का भेद है, आहारक शरीर, वो चेतन का भेद नहीं है। वो केवली के पादमूल तक जाता है और वहां से क्षण भर में अपनी सारी जिज्ञासाओं का समाधान लेता है और वापस आकर के उनके शरीर में प्रविष्ट होकर उन्हें सारी जिज्ञासाओं से मुक्त बना देता है, उतने सारे ज्ञान से समन्वित बना देता है। ये क्या है? ये क्या है? ये भी पुद्गल का ही खेल है। ठीक। यदि उसमें आप स्मार्टनेस नहीं मानोगे तो भाई साहब, अभी तो दुनिया ने, साइंस ने पुद्गल की स्मार्टनेस के रत्ती भर खोज नहीं कर पाए। ये तो बहर लुटती है, अभी तो ये तो बाहर लौट रहे हैं, उस गहराई में प्रवेश नहीं किए हैं जो जिन शासन में बताई गई है पुद्गल की महिमा और पुद्गल की गहराई, ये पुद्गल की स्मार्टनेस। इसलिए ध्यान रखना,
आज की चर्चा का प्रण तत्व ये जानना कि ये जो समझदारी है ना, ये समझदारी ज्ञान की परिणति नहीं। शांति भाई, मैं बड़ा परेशान था, बड़ा व्यथित था जब मैंने पढ़ा अणाणम परिणमति स्वयं अट्ठाणा सव्वे। ज्ञान की स्वयं परिणति सभी जीवों की स्वयं परिणति ही होती है। आचार्य कहना क्या चाहते? अब जब ये विषय पढ़ा तो दिमाग घूमा कि वो जो हमारी ये क्षयोपशमित परिणति है, ये ज्ञान की स्वयं परिणति नहीं है, ये ज्ञान ही नहीं है कायदे से। जिसे पुद्गल की अधीनता की जरूरत नहीं है। जो पुद्गल के साथ होता है, पुद्गल के बिना नहीं होता है। जैसे कंप्यूटर के बिना आप क्या कर लेते हो? सिस्टम तो चाहिए। जितने चाहे आप पढ़े लिखे बने रहो, कंप्यूटर इंजीनियर बने रहो, लेकिन कर कब पाओगे? सिस्टम तो चाहिए। सिस्टम में करंट भी चाहिए, वो सॉफ्टवेयर भी डले होना चाहिए, उसकी कैपेसिटी भी उतनी होना चाहिए, तब आप खटपट कर पाते हो। इस प्रकार जो पराधीन परिणमन करता है वह ज्ञान स्वयं ज्ञान का स्वाधीन परिणमन नहीं है। ये जानना जानते ही नहीं है, ये रटना जानता है। ऐसे तो हम बोलते हैं, कंप्यूटर भी रट लेता है और टेप रिकॉर्डर भी रट लेता, ये नहीं रट लेता। शांति भाई, आप गुरुदेव श्री के प्रवचन सुनते हो? काय से सुनते हो? गुरुदेव से सुनते हो? रिकॉर्डर से सुनते हो ना? आप सुनते सुनते इतने बड़े हो गए, आपको उतना याद नहीं है, उसको अभी भी याद है। तो यदि आप कंपटीशन करना चाहोगे नॉलेज का, स्मार्टनेस का कंपटीशन करना चाहोगे तो पुद्गल से हार जाओगे। वो इतना स्मार्ट है कि आपकी स्मार्टनेस कमजोर पड़ जाएगी। रट के दिखाओ। आप एक प्रवचन को गुरुदेव श्री के 10 दिन सुनो, आपको याद नहीं होगा। उसने एक बार सुना और उसे याद है, वो ज्यों का त्यों दोहराता है। इन शाब्दिक प्रणतियों से, पौद्गलिक प्रणतियों से कभी ज्ञान का निर्धारण नहीं होता है। वह ज्ञान का स्वाधीन परिणमन नहीं है। इससे जो कुछ जाना जाता है उसे ज्ञान का जानना नहीं कहते। एक बात बताओ आप, जिनागम में कहा एक परमाणु एक समय में 14 राजू गमन कर सकता है। 14 राजू माने 7 में नरक के नीचे जहां नित्य निगोदियों का वास, वहां से लेके और सर्वार सिद्धि के ऊपर, सिद्ध शिला के ऊपर वहां तक गमन कर सकता है। कितनी बड़ी दूरी हुई। सारा अंतरिक्ष, ये तो सारा बीच का है, मध्यलोक का भाग है ये अंतरिक्ष, ऊर्ध्वलोक नहीं है। तत्व सूत्र में साफ लिखा, मेरु प्रदक्षिणा नृलोके, वो जितने ग्रह नक्षत्र तारे हैं ये मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं। वो निर्लोक है, ये मनुष्य लोक है, मध्यलोक है, ये ऊर्ध्वलोक नहीं है। ये मात्र 1000 योजन का है। उसके ऊपर ऊर्ध्वलोक कितना और अधोलोक कितना, ये पूरा यहां से वहां तक एक परमाणु एक समय में गमन करने की ऊर्जा रखता है। बताइए आपकी कौन सी तेज से तेज ट्रेन, तेज से तेज मिसाइल और तेज से तेज रॉकेट आज तक इतना तेज बना है? स्पीड किसी में? आपने ऊर्जा को समझा क्या है? परमाणु की ऊर्जा वह अचिंत्य है। आप आज तक उसका आकलन नहीं कर पाए हैं जो है। समझ में आया? ये तो स्कंधों की चर्चा चल रही है। जो कुछ आप जानते हैं वो पौद्गलिक स्कंधों के द्वारा अपने आप को समझदार मानते हैं। जैसे किसी के पास बड़ा कंप्यूटर हो, एप्पल का है तो वो अपने, अरे एप्पल वाला है, मैं तो एप्पल वाला हूं, ऐसे ही मैं ज्ञान वाला हूं मानते हो। वास्तव में ज्ञान की प्रणति देखना है
तो ज्ञान की प्रणति, स्वाधीन प्रणति तो मात्र कैवल्य पे होती है, उसके पहले ज्ञान की स्वाधीन प्रणति नहीं होती। ज्ञान में जानने की सामर्थ्य कितनी है जानना है तो कैवल्य में पता चलता है। जब नाणम परिणमदि स्वयं अट्ठाणाठिया सब्बे, सारे पदार्थ आकर के उसमें स्थित हो जाते। मैं नहीं कह सकता कि मैं प्रवचन सार को पढ़ा बता रहा हूं या नियम सार को बता रहा हूं। ये दोनों विषय कहीं ना कहीं मिलाना थे मुझे, वहां बता, उस पॉइंट पे खड़ा हूं, उस जंक्शन पे खड़ा हूं। जब से वो गाथा चली थी प्रवचन सार की, तब से ये दिमाग मथा जा रहा था, जैसे कोई मथानी से दही बिलोता ना, लगातार मथा जा रहा था। ज्ञान की स्वाधीन प्रणति क्या होती है? हम जो कुछ कर रहे हैं ये ज्ञान की प्रणति नहीं है क्या? आप सिर्फ ऑपरेटर हो। जो फंक्शन कर रहा है ना, वो ये स्मार्ट पुद्गल कर रहा है। ब्रेन में उस टाइप के स्मार्ट पुद्गल भरे पड़े हैं। साइंटिस्ट कहते हैं बड़े से बड़ा विद्वान जितनी मस्तिष्क की क्षमता है उसका ज्यादा से ज्यादा 2 या 3% यूज कर पाता, इससे अधिक उपयोग उसका कर नहीं पाए। बाकी उसकी कैपेसिटी, उसकी पावर, उसकी क्षमता वो लकड़ियों पे जल जाती है, कब्र में दफन हो जाती है, यूज नहीं हो पाती। मतलब एक पुद्गल की संरचना यहां मिली हुई है, एक कंप्यूटर यहां मिला हुआ है, सुपर कंप्यूटर, जिसकी पावर को आज तक ये मनुष्य यूज नहीं कर पाया, जान नहीं पाया, पहचान नहीं पाया। इतनी पौद्गलिक पावर मिली हुई है, इतना स्मार्ट पुद्गल आपको मिला हुआ है। ये खेल उसका है। तुम ऑपरेटर की जगह माउस पकड़ के जरूर बैठे हो, लेकिन वास्तव में इसका नाम ज्ञान की प्रणति नहीं है, इसका नाम जानना नहीं है। ये आत्मा का असली काम नहीं है, ओरिजिनल काम नहीं है, स्वाधीन प्रणमन नहीं। जिस समय स्वाधीन प्रणमन करेगा आत्मा, इन सबकी अपेक्षाओं से मुक्त होके करेगा, तो उस ज्ञान में संपूर्ण लोकालोक आके बैठा दिखाई देगा। आपको जानने के लिए उपयोग लगाने की जरूरत नहीं। वो उत्तर मुझे इसमें मिला जब मेरा आज इतना मन व्याकुल था कि मैं प्रवचन सार के इतने बड़े रहस्य जो आचार्य ने कह दिया था और हम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या है, आज की चर्चा में, आज के प्रकरण से मुझे उसके सूत्र मिल गए। यदि ज्ञान की स्वाधीन प्रणति समझना है तो पहले पुद्गल की स्मार्टनेस को पहचानो। पुद्गल कितना समझदार है पहचानो, कितनी समझदारी के काम कर सकता है, कितना पावरफुल है पहचानो। और जब पुद्गल की पावर बिल्कुल जड़ की तरह हो जाए, किसी काम की नहीं रह जाए, वहां से चेतन की पावर शुरू होती है। समझ में आया? और चेतन की पावर जब पूर्ण स्वाधीनता पर पहुंचती है तो उस समय एक ज्ञान गुण के प्रणमन में संपूर्ण लोकालोक आके विराजमान हो जाता। किसे जानना कहते हो भैया? सुबह से शाम तक गाथाएं घोंटते हो, वंदित्व शब्द सिद्धे धो मचल मणो मोम गदिम पत्ते। ये ज्ञान है क्या? ये जो आप बोलते हो, सुनाते हो, ये ज्ञान है क्या? हमारे विद्वान रट रट के सुना रहे हैं, ये ज्ञान है क्या? क्या ये ज्ञान का प्रणमन है? तुमसे अच्छा प्रणमन तो स्मार्ट पुद्गल कर लेते, तुमसे ज्यादा समझदारी स्मार्ट पुद्गल दिखा सकते हैं। इस समझदारी का नाम ज्ञान नहीं है, इस स्मार्टनेस का नाम ज्ञान नहीं है। जब तक माना आप मास्टर उस कंट्रोल बोर्ड पर आप बैठे जरूर हैं, चेतन जुड़ा हुआ है, लेकिन ये जो चमत्कार है वो चेतन का नहीं है। चेतन याद करके नहीं सुनाता, चेतन को जानने की जरूरत नहीं होती है। चेतन का ज्ञान ज्ञेय के अधीन नहीं होता है, वह ज्ञेय के आगे मजबूर नहीं होता है। ज्ञेय में जितनी क्षमता नहीं है उससे आगे वो स्वयं का निर्मित करके दिखा सकता है। उसे ज्ञान की प्रणति कहते हैं। तुम्हें पता है ज्ञान किसे कहते हैं और चैतन्य किसे कहते हैं? एक बार आओ इस क्लास में जिसमें पुद्गल की क्षमताएं बताई जा रही हैं,
पुद्गल की स्मार्टनेस बताई जा रही है। एक बार इस क्लास में आओ, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन डट के समझो इसको पूरी बारीकी के साथ, और उसके बाद पहचानना कि इतना सारा तो पुद्गल के खाते में चला गया, इससे ज्यादा तुमने क्या करके दिखाया आज तक। शतावधानी हो जाओ, सहस्रावधानी हो जाओ, तुमसे ज्यादा समझदार तो पुद्गल है। तुम किस बात पे अकड़ते हो? इस याददाश्त का नाम, इस क्षुद्र शोभसम के खेलों का नाम, छोटी मोटी रिसर्च का नाम, बढ़िया बढ़िया कविताएं लिख देने का नाम, ये सब पुद्गल की स्मार्टनेस से ज्यादा नहीं है। इस पर तुम चेतन का नाम मत लगाओ, ये चेतन का कहलाने लायक काम नहीं। चेतन का काम तो ज्ञान की स्वाधीन परिणति होना है, जिसमें किसी की अपेक्षा नहीं, ना ज्ञेय की अपेक्षा है, ना जानने के साधनों की अपेक्षा, ना इंद्रिय की अपेक्षा है, ना मन की अपेक्षा है। अरे और तो और कर्म के उदय और क्षय उपशम की अपेक्षा भी इससे नहीं है। वो ज्ञान की स्वाधीन परिणति है। उस स्थिति में ज्ञान को एक बार उगने तो दो। जिस क्षण उगेगा कैवल्य के रूप में ज्ञान, उस क्षण संपूर्ण लोकालोक पूरी सर्वज्ञता के साथ उगेगा। वो कभी अपाहिज होके नहीं उगेगा, वह कभी अपंग होके नहीं उगेगा, वह कभी अधूरा नहीं दिखेगा। सच बताऊं, यह विषय मुझे बताना था, इसलिए मैं इस पुद्गल की चर्चा करना चाहता था। सारी क्षयोपशमित प्रवृत्तियां यह तुमसे अच्छा पुद्गल जानता है। पुद्गल में क्षमता है इसकी। तुम चेतन हो, यदि तुम ज्ञानवान हो तो पहले ज्ञान की परिणति करके दिखाओ। ज्ञान किसे कहते हैं पहचानते हो? इस क्षयोपशम का नाम ज्ञान नहीं है, इस रटंत विद्या का नाम ज्ञान नहीं है, इस तर्क शक्ति का नाम ज्ञान नहीं है, ये छोटी मोटी खोजें लगा लेना, इसका नाम ज्ञान नहीं। ज्ञान क्या है पहले वो पहचान। समय हो रहा है, विशेष चर्चा आगे करेंगे।